बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 5 पे हम आ गए हैं और हम प्रॉब्लम्स जो है वो करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स डायरेक्टली नहीं, पहले एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल 7.1, एग्जांपल 7.2 और 7.3 कॉपी पेन से ले लीजिए और मेरे साथ साथ आप जो है वो इसको सॉल्व भी कीजिए। रजिस्टर लेके साथ साथ आप इसको सॉल्व करें और फिर चेक करें क्या वाकई आपका भी जवाब वही आ रहा है जो कि मेरा आ रहा है। और मैं आपको प्रॉब्लम्स जो है केमिकल इक्विलिब्रियम की सॉल्व करने का एक तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बगैर आप केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, उस मेथड को फॉलो किए बगैर। अगर फार्मूला मिल जाए केसी का और सिर्फ वैल्यूज़ ही पुट करनी हो फिर तो कोई मसला नहीं है, वो तो एक बच्चा भी कर लेगा। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो सिर्फ फार्मूला मिलने से, वैल्यू पुट करने से आपका हर जगह मसला हल नहीं होगा, ठीक है। आपको बहुत सारी टेक्निक्स को भी यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 7.1, एग्जाम्पल 7.1। पिछली वीडियोज़ अगर नहीं देखी हैं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाइए तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, क्लिक करें उसके ऊपर, प्लेलिस्ट खुल जाएगी। पिछले चैप्टर्स की जितनी वीडियोस हैं, एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, साइंटिफिक रीजंस हैं, सेल्फ असेसमेंट हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, सब कुछ एक एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर मौजूद है, डेरिवेशंस हैं, सब कुछ तो वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, मैट्रिक बायोलॉजी, इनके ऊपर वीडियोस देखनी है तो इनकी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मौजूद हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इसके अलावा ओल्ड बुक्स जो हैं उनको अगर उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, इनकी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मौजूद हैं। टू द पॉइंट, 1 मिनट में कोई कॉन्सेप्ट चाहिए आपको तो शॉर्ट्स के नाम से भी डिस्क्रिप्शन में ही प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। उसमें 1-1 मिनट की वीडियोस बनाई हैं, पूरी वर्ड सीरीज़ है ये मैंने। क्या का जवाब आपको मिल जाएगा। एटम क्या है, आयन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, इन सब का जवाब। बेसिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ख़ास तौर पे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पे जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो इसी पर्सपेक्टिव में बनाई हैं कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाए। वो सारी बेसिक्स वाली वीडियोस हैं। तो ये 3 प्लेलिस्ट हैं जो बेसिक्स की हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, उनकी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अपने फ्यूचर से मुतालिक परेशान हैं, जानना चाहते हैं आगे हम क्या करें क्या ना करें, कौन सी फील्ड्स चूज़ करें, सीएसएस के एग्ज़ाम, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन, ये वो एग्ज़ाम्स कैसे अटैम्प्ट करना है, इन सब की तफसीलात के लिए मोटिवेशन के नाम से जो है वो प्लेलिस्ट मौजूद है, वो आप देखिए। उसके अंदर जो है वीडियोस मौजूद हैं, सारी गाइडलाइन। मॉडल पेपर्स अगर देखना चाहते हैं, पिछले मॉडल पेपर्स कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, इनके मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इनके मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस देखने हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट के लिंक मौजूद है, ठीक है भाई। पेज नंबर 145 पे ये एग्जाम्पल 7.1 मौजूद है और इससे पिछले वाले पेज पे अगर आप देखें, पेज नंबर 144 पे टॉपिक सेल्फ असेसमेंट है। इस पर मैंने बात नहीं की क्योंकि ये थ्योरेटिकल सेल्फ असेसमेंट है, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक साथ चल रहे हैं, बिल्कुल आपको पता है बुक के मुताबिक चलते हैं हम, तो इससे पिछले पेज पे जाएं, पेज नंबर 143 के ऊपर, तो आपको यहाँ पर फिज़िकल मेथड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। ये जानने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, एक फ़िज़िकल मेथड है और एक केमिकल मेथड है। फ़िज़िकल मेथड जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह से आप फ़िज़िकल मेथड को यूज़ करके ये जान सकते हैं कि आया ये जो केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, इसमें इक्विलिब्रियम अब कायम हो चुका है, इस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं हुआ। दूसरा केमिकल मेथड है, इसका पूरा तरीका लिखा हुआ है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल 7.2 जब मैं करूंगा, 7.2 7.3 में, 7.3 में जाके ये आपको इस केमिकल मेथड का तरीका पता चलेगा और यही सबसे मुश्किल मेथड है। ये सबसे मुश्किल मेथड है, आम नहीं है कि आपने फार्मूला लगाया और आपका मसला हल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। उस तरीके को आपको सीखना पड़ेगा। बहरहाल तो सेल्फ असेसमेंट जो है
इसमें इसको भी देख लीजिए आप, थ्योरेटिकल है, कुछ भी नहीं है। दो इसमें सवाल इसने पूछे हैं। पहला सवाल है रिवर्सिबल रिएक्शंस अटेन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो हासिल करते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन, यानी कि उनमें इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कायम होती है। इफ़ दे एक्वायर सर्टेन नेसेसरी कंडीशंस, अगर कुछ ख़ास शराइत पर वो अमल करें तो वो रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अगर वो कुछ ख़ास शराइत पर अमल करें तो। कैन यू मेंशन दीज कंडीशंस, क्या आप इन शराइत का को के बारे में बता सकते हैं, ये कौन सी हैं? ये बिल्कुल मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियोज़ के अंदर ही। ये पेज नंबर 142 पे नेसेसरी कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम की हेडिंग दी हुई है। इसमें ये शर्तें लिखी हुई हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने के लिए रिवर्सिबल रिएक्शन में कौन सी शराइत हैं जिन पे आपको अमल करना पड़ेगा। इसी सेल्फ असेसमेंट के अंदर नंबर 2 भी लिखा हुआ है, इट इज़ सेड दैट केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ डायनामिक। ये कहा जाता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनामिक है, हालत हरकत में है, रुका हुआ नहीं है, स्टैटिक नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, बल्कि मुस्तकिल हरकत में है। ऐसा नहीं हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए हैं, मामला ख़त्म हो गया, नहीं, ये मुस्तकिल मामला चल रहा है, डायनामिक है ये। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये मुस्तकिल काम चल रहा है। हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट, आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसके लिए आप पार्ट 2 देखिए उसके अंदर ये सब कुछ मैंने बताया है कि डायनामिक क्यों होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं। ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 2 जमा 2 4 का कॉन्सेप्ट नहीं होता केमिस्ट्री के अंदर, आपको समझना पड़ता है। ठीक है, अब आ जाइए एग्जाम्पल 7.1 की तरफ। ये क्या बता रही है आपको? राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं बार बार आपको ये बात समझाता हूँ कि सबसे मुश्किल काम है सवाल को समझना। आप ज़रा समझिए तो सही कि वो आपसे बोल क्या रहा है। आपसे सॉल्व करने की नहीं बोल रहा हूँ, उसने सॉल्व का वर्ड ही नहीं इस्तेमाल किया, ना ही उसने बोला है कैलकुलेट कीजिए। वो आपसे इतनी बात कर रहा है, राइट डाउन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन या फार्मूला या इक्वेशन एक ही बात है। आप फार्मूला कह लें, एक्सप्रेशन कह लें या इक्वेशन कह लें, एक ही बात है। तो वो आपसे कह रहा है भाई आप फार्मूला लिख दीजिए या एक्सप्रेशन लिख दीजिए। किसका? राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये केसी जो है, इसका फार्मूला लिख दीजिए आप, इसकी एक्सप्रेशन बना दीजिए आप। ये वो आपसे कह रहा है। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस। 2 उसने रिवर्सिबल रिएक्शंस दिए हैं, बारी बारी कह रहा है कि आप इनकी जो है वो क्या बना दें, इनको सॉल्व कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ जो है इनकी एक्सप्रेशंस जो है वो लिखनी है, इनके फार्मूलाज जो है वो आपने लिखने हैं, इनकी केमिकल इक्वेशंस आपने लिखनी है। अच्छा, अब 1 की तरफ चलते हैं। 1 जो है मैं लिख नहीं रहा, मैंने कहा आपको मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ केमिकल इक्वेशन में लिख रहा हूँ। यहाँ पर 4 मोल हैं अमोनिया के, NH3, 4 मोल हैं अमोनिया के और 5 मोल जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की पहचान आ गई। और 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड के हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, और 6 मोल जो हैं वो वाटर के हैं, H2O, 6 मोल वाटर के हैं। ये पहला वाला है। अब आपको पता है केसी की, अगर आपको ये फार्मूला याद करना है, बहुत आसान सी बात है। केमिकल इक्वेशन के अंदर 2 साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली रिएक्टेंट साइड होती है, राइट हैंड साइड वाली प्रोडक्ट साइड होती है। आप इसको इन प्रैक्टिस लाने के लिए, जब तक आपकी अच्छे से ग्रिप नहीं होती, आप ये लिख लीजिए, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। आपने लिखना नहीं है, लेकिन इन प्रैक्टिस, ग्रिप अभी अच्छी नहीं है आपकी, तो याद दहानी के लिए केसी को इस तरह से लिख लिया करें। आपको टू द पॉइंट ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ जाएंगी ये वाली, और नीचे क्या आ जाएंगी डिनोमिनेटर में, ये रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। ये डिवाइड का साइन आ गया लंबा सा। ठीक है, तो इससे आपको ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स हम लिख लेते हैं, कौन सी हैं आपको पता है। केसी का एक फार्मूला हमने बनाया था, जनरल फार्मूला, केसी बराबर है, ये 4 जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए थे इस तरह के, और प्रोडक्ट साइड पे हम इसको A कंसीडर करते हैं, इसको B कंसीडर करते हैं, ये C है और ये D है। तो C और D प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट्स के लिए A और B आ जाएगा।
और C छोटा यहाँ बना दें, D छोटा यहाँ बना दें, A छोटा यहाँ बना दें, B छोटा यहाँ बना दें, ये हो गया। अब ये छोटे A B C D ये किन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये छोटे A B C इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको, ये मोल्स को, 4 मोल 5 मोल 4 मोल और 6 मोल इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये जो शक्ल आपको नज़र आ रही है ये तो जनरल है। यहाँ पर अब हमें इस इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। C जो है और D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट्रिक ऑक्साइड। आप भी इसी तरह पहले 4 स्क्वायर ब्रैकेट बना लें। अब यहाँ C और D आएगा, प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड NO और क्या है H2O वाटर, और रिएक्टेंट्स में हमारे पास NH3 और ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर देखिए छोटा a छोटा b छोटा c छोटा d, क्या कहा? इनको, इन मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट है, ये रहा, इसके साथ 4 लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और H2O वाटर है, इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा 6, अमोनिया ये रहा 4 मोल हैं, तो यहाँ पर इसके आ जाएगा 4, और ऑक्सीजन ये रहा रिएक्टेंट है 5 मोल हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ये आपने क्या किया है? ये आपने एक्सप्रेशन बना ली इस इक्वेशन की। ये आपने, उसने बोला ना एक्सप्रेशन लिखी है, सिर्फ ये लिख ली, सिर्फ उसने लिखने का कहा है हमसे, सॉल्व करने का नहीं कहा। ऐसी कोई बात नहीं बोली कि सॉल्व भी कीजिए, उसने बोला लिख दीजिए, बस ये लिख दी। तो ये आपका पहला वाला मसला हल हो गया। इसी के साथ अब दूसरी वाली 2 उसने हमें इक्वेशंस दी हैं, दूसरी वाली भी देख लें। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। डाई का मतलब 2, पेंटा का मतलब 5, ठीक है, ये इसके साथ 2 आ गया। डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की पहचान। फिर 4 जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड, और ऑक्सीजन जो है ये आ गया। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 3 मोल हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इसके 4 मोल हैं, और डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड इसके 2 मोल हैं। वही यही इक्वेशन है। अब इसमें क्या तब्दीली करेंगे हम? देखें सब कुछ वैसे ही बना हुआ है, ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमने पहले ही लिखा हुआ है, इसके साथ 4 लिखा हुआ है, तो 4 यहाँ भी लिखा हुआ है, ये तो मसला वैसे ही हल हो गया। अब ऑक्सीजन है इसके बराबर में, तो यहाँ पर H2O को हम मिटाएंगे और इसकी जगह पर ऑक्सीजन आ जाएगा। और कितने मोल हैं ऑक्सीजन के? 3 मोल हैं, तो 6 की जगह पर आ जाएगा 3। और यहाँ पर नीचे देखें, यहाँ अमोनिया है पहले वाली, तो ये इसको हम करेंगे चेंज, N2O5 और 4 लिखा हुआ है, यहाँ कितने हैं? 2 मोल, तो यहाँ पर 2 मोल आ जाएंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो हम ABCD जो लिखते हैं ना, ये तो हम इसलिए लिखते हैं कि भाई ये ABCDEFG तक जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रोडक्ट, बात समझें ज़रा, प्रोडक्ट जितने ज़्यादा होंगे, हम तो यहाँ CD लिया है ना, आप चाहें तो CDE कर लें, हो सकता है प्रोडक्ट जो हैं वो 3 हो सकता है प्रोडक्ट्स 4 हों। समझ आ रही है बात आपको? देखें ये कॉमन सेंस की बात है। अगर प्रोडक्ट आपके पास 2 हैं तब तो CD वाला मामला बिल्कुल सही है। अगर प्रोडक्ट्स आपके पास 4 हैं तो फिर इस फॉर्मूले में क्या रद्द-बदल करेंगे? CDEF। हकीकतन ये ABCD ये आप खुद चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब रिएक्टेंट में क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड है, इसलिए अब इसको हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस ओरिजिनल फार्मूले के अंदर भी आप देखें ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसमें फिक्स्ड बात नहीं है कि CD ही रखने हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया। अगर आपके प्रोडक्ट जो है वो ये 2 प्रोडक्ट हैं इसलिए CD आ गया, अगर 3 प्रोडक्ट हों तो आप E तक ले जाइए, 4 प्रोडक्ट हों तो आप F तक ले जाइए, कोई मसला नहीं है। इसी तरह रिएक्टेंट 2 जो हैं A और B,
ये दो रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रिएक्टेंट एक है तो आप ए लिख दीजिए, अगर रिएक्टेंट आपके पास 3 है तो ए बी सी डी जो दिल चाहे कर दें, बस इसमें और इसमें फ़र्क होना चाहिए। जो लेटर आप लें कैपिटल लेटर, वो इसमें और इसमें फ़र्क होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखें, ये टेक्निक जहन में रखें। ठीक है, अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल 7.2 की तरफ। ये वाला जो फार्मूला हमने ड्राइव किया था ना, अगर आपको याद हो, ये जो एक्सप्रेशन हमने ड्राइव की थी, ये कब की थी हमने? ये हमने ड्राइव की थी इसमें, लॉ ऑफ मास एक्शन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो हमने ड्राइव की थी, ये लॉ ऑफ मास एक्शन में ड्राइव की थी। इससे पिछली वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें हमने ड्राइव किया था इसको, इसकी डेरिवेशन हमने सीखी थी पिछली वीडियो में। अच्छा, एक और भी है, पेज नंबर 143 पे भी केसी की एक वैल्यू है। आपको कंफ्यूज करेगा ये मामला जो है ना, केसी की एक वैल्यू है और ये लिखा हुआ केसी बराबर है एक्स स्क्वायर और ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। ये भी केसी की ही एक्सप्रेशन, ये भी केसी की एक्सप्रेशन है और ये भी केसी का फॉर्मूला है। आपकी बुक के पेज नंबर 143 पे लिखा हुआ है। अब क्या करें, इसको यूज़ करें, इसको यूज़ करें? भाई ये दोनों यूज़ हो सकती हैं, आप समझ नहीं रहे। ये जनरल फार्मूलाज हैं, जनरल फार्मूलाज हैं, जनरल फार्मूलाज फॉर केसी। ये आम फार्मूले हैं दोनों के दोनों, ये आम फार्मूले हैं। तो ये तो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के ऊपर कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो किस किस्म की है, आपका जो न्यूमेरिकल है वो किस किस्म का है। आपका न्यूमेरिकल इस किस्म का होगा, अब ये आपने जहन में रखना है। अब आगे जब मैं करूँगा एग्जाम्पल 7.2 तो हमें ये नोट करना है कि आया इस फार्मूले को यूज़ करेंगे या इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। और अभी इस फार्मूले का तो हमें कुछ अता पता है ही नहीं। बेसिकली यही वो फार्मूला है जो कि आपके सर में दर्द करेगा कि ये बना कैसे, ये पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन या तो आप छोड़ दें ड्राइव करना, मर्ज़ी है आपकी, ठीक है, या आप हिम्मत करें और देखें कि ये कैसे बना है और प्रैक्टिस करें। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 7.2। पेज नंबर 145 पे इसमें बोल रहा है एन एसेंशियल स्टेप इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये एक मेथड है जिसकी मदद से आप सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनाते हैं, H2SO4। इसको बनाने का जो मेथड है ना, जो तरीका है, वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बन रहा है तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस लिखिए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस बाय रटना नहीं, समझना है, यूट्यूब सर्च बार में, तो ये इंशाल्लाह वीडियो आपको मिल जाएगी कि कैसे तैयार होता है। बहरहाल, तो ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं में से एक एसेंशियल स्टेप है, एक ज़रूरी स्टेप है। एसेंशियल मतलब ज़रूरी, एक ज़रूरी स्टेप है। कौन सा? इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन, यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन, तो उसके नतीजे में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है। सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करती है, मतलब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और उसके नतीजे में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो बनती है। और ये क्या है? ये एक एसेंशियल स्टेप है, ज़रूरी स्टेप है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। ओके, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है इफ़ इन एन एक्सपेरिमेंट देयर आर 5 मोल्स ऑफ सल्फ़र। अब डेटा लिख लीजिए, डेटा मोल्स हैं आपके पास, मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड कितने हैं भाई? 5 मोल हैं, 5
मोल्स। नंबर 2 आगे कह रहा है 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने मोल्स हैं 4 मोल्स हैं, 4 मोल्स, इसको सेपरेट कर दूंगा, 4 मोल्स ऑक्सीजन के और सल्फर ट्राइऑक्साइड के, मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो कितने मोल हैं 2.8 मोल्स प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इस बात को ख़ास तौर पर नोट किया करें, जो भी आपको एग्जाम्पल या प्रॉब्लम दी जा रही है वो आपसे बोल क्या रहा है। क्या वो आपसे ये बोल रहा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है उसने इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर लिया है या नहीं किया है। ये बहुत ही ख़ास नुक्ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस बात को जहन नशीन कर लें। एग्जाम्पल में ख़ास तौर पे या प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में ख़ास तौर पे पढ़ते हुए इस चीज़ को देखा करें कि वो आपसे ये बात कर रहा है कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है या नहीं हुआ है। तो इसने ख़ास तौर पे बोला है प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कायम हो चुकी है रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। यहाँ पर हम ये कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करा रहे हैं और उसके नतीजे में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो बन रही है। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए ये प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनेगी और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ब्रेक होके सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन शुरू में रेट का फ़र्क होगा, रेट आगे पीछे होगा और एक वक्त ऐसा आएगा जब इसका रेट और इसका रेट बराबर हो जाएगा, फॉरवर्ड रेट बराबर हो जाएगा बैकवर्ड रेट के। तो आप समझ जाएंगे कि अब जो है इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। तो ये किस वक्त की बात हो रही है यहाँ पर, जब केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। फिर क्या है इसके अंदर, वो बोल रहा है वॉल्यूम दे रहा है आपको, वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क। ये बता रहा है आपको 2 क्यूबिक डेसीमीटर का है, 2 क्यूबिक डेसीमीटर। वॉल्यूम भी आपको मिल गया। केसी की वैल्यू जो बोल रहा है वो फाइंड आउट करके बताइए। अब ये पहली जो प्रॉब्लम हमारे लिए यहाँ पर है, पहली प्रॉब्लम ये है केसी का फॉर्मूला कौन सा लगाएं। ये वाला लगाएं केसी, और उसके बाद जो ये जो ब्रैकेट बने हुए थे इस तरह के, इसमें ए, इसमें सी है, डी है, ए है और बी है। क्या इस फॉर्मूले को यूज़ करें या फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करें, ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। कौन से फॉर्मूले को यूज़ किया जाए? भाई इस वाले फॉर्मूले को आप यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 7.3 जब मैं बताऊंगा ना तो फिर इस फॉर्मूले का तरीका भी बताऊंगा, ये बनता कैसे है फॉर्मूला ये भी बताऊंगा। केमिकल मेथड में भी जो तफसील से बयान किया गया है यही फार्मूला, ये सब बताऊंगा। तो एग्जाम्पल 7.3 में बात बताऊंगा। अभी तो यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगेगा। छोटा सी, छोटा डी, छोटा ए, छोटा बी। मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे हो सबसे पहले प्रॉब्लम में इस चीज़ को देखेंगे, आया इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं हुआ है, वो आपको मोलैरिटी आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको? मोलैरिटी चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। अब ये जो मोल्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ये इसने आपको मोल्स दिए हैं। क्या दिए हैं? मोल्स। मोलैरिटी नहीं दी जी, ज़रा ध्यान से इस बात को समझिएगा। मोलैरिटी नहीं दी, तो मोलैरिटी नहीं दी तो मोलैरिटी चाहिए भाई। यहाँ पे इस जगह पे आपको ए बी सी डी इनकी मोलैरिटी चाहिए। और कौन? मोलैरिटी। इस सेंटेंस को लिख लें आप,
टॉप पे लिख लें पेज के, ताकि आप भूलें नहीं इसको। मोलैरिटी ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। आपको ये केसी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या चाहिए, आपको मोलैरिटी चाहिए। किसकी चाहिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की चाहिए। कब चाहिए, जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्योंकि ये फार्मूला भी आप जब ही इस्तेमाल करेंगे जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ हो। तो सबसे पहली चीज़ तो यही नोट करनी है भाई, आया इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने की बात हो रही है या नहीं हो रही। और जब ये बात हो रही हो, ये फार्मूला आप लगाएं, तो उसके बाद फिर पहले तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या नोट करना है, दूसरे नंबर पे ये चीज़ नोट करनी है कि फार्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा या वो एक्स वाला लगेगा, अभी जो मैंने बनाया था x² - a - x b - x वाला। तो इसको चेक करना है। अभी तो हम यही जानते हैं कि अभी तो यही फार्मूला यही लगाएंगे। तीसरी चीज़ जो है, क्या आपको मोलैरिटी दी हुई है या मोल दी है। मैं वो आपसे ये बात कर रहा है भाई, इक्विलिब्रियम तो इस्टेब्लिश हो चुका है, तो क्या उसने आपको मोलैरिटी दी है या मोल दी है। उसने हमें मोलैरिटी नहीं दी, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर हम उसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो पहले मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें आपको मोल्स चाहिए होते हैं। और मोल्स को किस पे आप डिवाइड करते हैं, दो चीज़ों पे, या तो क्यूबिक डेसीमीटर है या लीटर है। क्यूबिक डेसीमीटर है या लीटर है, ये छोटा सा फॉर्मूला है। मोलैरिटी का एक और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा, अभी आप यहीं पर रुकें। अब वैल्यूज़ पुट कर लें बारी बारी। आपको ये सल्फ़र डाइऑक्साइड ये रहा, ठीक है, इसके 5 मोल हैं, तो फिर यहाँ पर मोल्स की जगह पर 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर जो है कितना दिया हुआ है, ये रहा 2 क्यूबिक डेसीमीटर। सबका है, कॉमन सेंस की बात है भाई। देखें ये सब एक ही जब कंटेनर के अंदर हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन एक ही कंटेनर में जा रहा है, तो उसका वॉल्यूम तो कंटेनर का तो फिक्स्ड होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्यूबिक डेसीमीटर इन सबका वॉल्यूम है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का भी, ऑक्सीजन गैस का भी, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का भी। ठीक है, और यहाँ पर आप क्यूबिक डेसीमीटर क्या दिया हुआ है आपको, 2 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, तो ये आपको किसके बारे में बता देगा, ये आपको बता देगा। अब तीनों को मैं लिख लेता हूँ बारी बारी। ठीक है भाई, नंबर 1 पे ये सल्फ़र डाइऑक्साइड का आपको पता लग जाएगा मोलैरिटी। नंबर 2 पे दोबारा इसी फॉर्मूले को लिखेंगे, तो अब क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। इसके कितने मोल हैं, 4 मोल। किस पे डिवाइड करेंगे, 2 पे, 2 क्यूबिक डेसीमीटर पे। नंबर 3 पे सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के मोल्स आपको चाहिए, तो सल्फ़र मोलैरिटी आपको चाहिए, तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के मोल ये रहे 2.8 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो सबका कॉमन ही है। अब इनको एक साथ जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल है क्योंकि, तो इसमें आप देख सकते हैं उसने मोलैरिटी आपको निकाल के दी है। सल्फ़र डाइऑक्साइड की मोलैरिटी, ठीक है, हमारे पास 2.5 आई है। 2.5 ये किसकी है, सल्फ़र डाइऑक्साइड की। और उसके बाद ये तो बड़ा आसान है, 4 2 1 2 2 2 4, तो ये 2 जो आई है आपके पास, ये ऑक्सीजन की आई है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ऑक्सीजन की मोलैरिटी आ गई है। और ये तीसरी जो है वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की मोलैरिटी आएगी। पेज टर्न करें, इसने सोल्यूशन भी दिखाया हुआ पेज नंबर 146 के ऊपर। तो 1.4 मोलैरिटी आपके पास आ गई, ये किसकी है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की। ठीक है भाई, तीनों किस्म की मोलैरिटीज़ आपके पास आ चुकी। अब बस इसके अंदर हमें जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी है, इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, और सी और डी की जगह पर कोफिशिएंट्स ये लेना है, इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, दूसरी बात का ख्याल क्या बताया था मैंने, कि इस केसी वाले फार्मूले के अंदर चेंज कहाँ लेके आएंगे आप, पहले ज़रा देख लें। ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट वाले हैं ना, सी और डी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमारे पास देखें एक ही है,
सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट होता है ना, तो प्रोडक्ट हमारे पास एक ही है। तो आप डी को हटा दें, यहाँ पर सिर्फ सी को रहने दें, ठीक है, डी को हटा दें, यहाँ पे सिर्फ सी को रहने दें, बाकी ए और बी वाला मामला तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर सी की जगह पर हम किसको लेके आ जाएंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड को नहीं, बल्कि सल्फर ट्राइऑक्साइड की मोलैरिटी को, ये रही 1.4, लेकिन इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, इसके ऊपर इस छोटे सी की जगह पर ये जो कोफिशिएंट है ये आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड की मोलैरिटी ये रही, ये आ जाएगी, कितनी है 2.5। ए की जगह पर क्या आएगा, ये देखें ये 2 लिखा हो, तो ए की जगह पर ये 2 की पावर आ गई। बी की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मोलैरिटी 2, ये रही ऑक्सीजन की मोलैरिटी 2। अब ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, लिखा हुआ तो खैर है यहाँ 1 है, लेकिन हम 1 जो है वो लिखते नहीं हैं, इसको ख़त्म कर दो। ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब नीचे से मिटा देता हूँ। आखिर में एक सरप्राइजिंग चीज़ भी दूंगा आपको, ठीक है, आखिर में एक सरप्राइजिंग चीज़ भी बताऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको मोल दिए हों, क्या ऐसा हो सकता है आपको मोल दिए हों और मोलैरिटी दी ना हुई हो और वही मोल आप इस फॉर्मूले में लिख रहे हो? अब आप सोच में पड़ जाएंगे, सर नहीं अभी तो आपने बताया यहाँ मोल नहीं आएंगे, यहाँ तो मोलैरिटी आएगी, लेकिन अब आप बता रहे हैं कभी कभी प्रॉब्लम के अंदर वो मोल दे देगा तो डायरेक्टली हम मोल भी लिखेंगे यहाँ पे। सर ऐसा थोड़ी ना होगा भाई, ऐसा एक तरीके से हो सकता है, लास्ट में बताता हूँ आपको, पहले इसको कर लेते हैं। तो ये इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मतलब 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है, तो इसका जवाब आएगा 0.157 0.157 मोल क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहाँ इन्होंने ज़रा मिस्टेक कर रखी है, ये ज़रा मैं क्लियर कर दूँ। इस पर लिखा है मोल -1, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, मोल -1 नहीं है, क्योंकि ये सारी मोलैरिटीज़ हैं, तो आखिर में जो जवाब इनका निकलेगा वो भी मोलैरिटी ही होगी, और मोलैरिटी का जो यूनिट है वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होता है। इस तरह से मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर होता है। अभी कोई पावर चेंज करने की, तो इसके ऊपर आपकी बुक में -1 लिखा हुआ है पावर, ये गलत है, -1 नहीं आएगा, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या अगर ये क्यूबिक ये जो आप ये जो है डिवाइड का साइन, ये पर मतलब डिवाइड का ये जो साइन है, अगर इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.157 मोल डॉट क्यूबिक डेसीमीटर -3। अब ये हो जाएगा, ठीक है, मोल डॉट, लेकिन पावर जिसकी चेंज होगी वो इस पर या डिवाइड के साइन के बाद वाला नंबर होगा, उसकी पावर चेंज होगी। मतलब चेंज से मतलब उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस की पावर 3 है, अब यहाँ मैंने माइनस की पावर 3 कर दी, यहाँ डॉट लगा दिया, क्योंकि मैंने डिवाइड का साइन ख़त्म किया है, लेकिन डिवाइड के साइन से पहले जो होगा वो उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है, मोल को मैंने चेंज नहीं किया। तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 7.3 तो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो बम्बास्टिक किस्म की और मुश्किल चीज़ है इसके अंदर, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। इसको मिटाते हैं। और अब ज़रा एक सरप्राइजिंग, मैंने कहा था कभी इस फॉर्मूले के अंदर मोलैरिटी ही आप लगाएंगे, लेकिन कभी कभी अगर जो है वो मोल्स आपको मिल जाते हैं, इसी को हम केस स्टडी के तौर पे ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये 5 मोल 5 मोल 5 मोल,
और आपको वॉल्यूम जो है वो दे देता है 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर। अब आप सोच रहे हैं यार इसने तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स दे दिए। देखिए एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट के अंदर इसी तरह के ट्रिकी चीज़ें आती हैं, बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है वहाँ। अब इसने 5 मोल्स तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड के दे दिए, 4 मोल ऑक्सीजन के दे दिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2.8 मोल्स दे दिए और वॉल्यूम भी दे दिया। फार्मूले में मोलैरिटी आएगी, मोल्स नहीं आएंगे। लेकिन अब यहाँ तो हमें इसकी मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। सही बात है, मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, लेकिन मोलैरिटी का फार्मूला क्या है? लेकिन मैं कहता हूँ आप डायरेक्टली इन मोल्स को लिख दें, डायरेक्टली इन मोल्स को लिख दें, मोलैरिटी को छोड़ें। कैसे भाई? क्योंकि यहाँ देखें मोलैरिटी का फार्मूला क्या है। मोलैरिटी का फार्मूला ये है कि मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर इसी को लेंगे ना। मिसाल के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको अगर आपने फाइंड आउट करना हो इसकी मोलैरिटी, तो मोल्स कितने हैं इसके? 5। वॉल्यूम क्या है? 1। तो भाई कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, वही जवाब आएगा, वही जवाब आएगा। इसकी मोलैरिटी वही निकलेगी जो कि इसके मोल्स हैं, 5 मोल्स। बात समझ नहीं आई? इसको देख लें आप, वॉल्यूम उसने 1 क्यूबिक डेसीमीटर दिया हुआ है और आपको मोल्स दिए हैं, तो मोलैरिटी थोड़ी ना आप निकालेंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं है मोलैरिटी निकालने की। और अगर निकालना चाहते हैं तब भी देखें आपकी मोलैरिटी वही निकलेगी जो कि आपके मोल्स की तादाद है। सबको देख लें, वही आएगा जवाब। और कभी कभी तो ऐसा होता है, एक दूसरी चीज़ टेक्निकल बता दूं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो आपको ये वॉल्यूम देता ही नहीं है, ये वॉल्यूम देता ही नहीं है आपको। तो अगर ये वॉल्यूम आपको न मिले, आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी हो, तो ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड है कि या तो फिर वो आपको मोलैरिटी देगा, और अगर मोलैरिटी उसने नहीं दी हुई, क्योंकि मोलैरिटी दे देगा फिर तो हमें वॉल्यूम की ज़रूरत ही नहीं है, ना हमें मोल्स की ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्टली हमें मोलैरिटी मिल गई है। और अगर वो आपको मोलैरिटी नहीं देता बल्कि मोल्स देता है और वॉल्यूम आपको नहीं देता, तो ये अंडरस्टूड है कि वॉल्यूम जो है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर या 1 लीटर है, एक ही बात। ये अंडरस्टूड है, ये तयशुदा बात है कि उसने आपको मोल्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, तो समझ जाइए वॉल्यूम 1 क्यूबिक डेसीमीटर है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोल्स जो होंगे असल में वही उनकी मोलैरिटी भी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। 7.2 एग्जाम्पल हम कर चुके, पार्ट 6 के अंदर 7.3 करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है भाई, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।